हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, और जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म बीएससी सेकेंड ईयर का एक जो पार्ट है। इसमें हम लोग काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, ये आपका वीडियोस नंबर 10 होगा। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को भी जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि पहले क्या कराया जा चुका है और आज हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि जो मैग्नेटिज्म है उसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। दैट मीन्स हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट का क्या हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई आपको पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियोज़ को जरूर देखें। तो आप अगर एक बार वहाँ से आप देख के समझेंगे बातों को तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर अगर पीछे की चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप सब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग जो लॉज हैं उनके बारे में बात किया था, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, और अलग अलग इसके एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर पोटेंशियल, और फिर वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग किसी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आप देखेंगे, एक रिलेशन का जो फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उस तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका है वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल को ए से डिनोट किया जाता है। ये आता कहाँ से, पहले जरा इसके लिए समझने के लिए हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, जिसमें आपने दिखाया कि अगर क्या करें, एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो क्या करेगा, वो किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये आपका रिलेशन आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो फाई यहाँ पर क्या था, फाई आपका यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल था। आपको याद होगा बहुत अच्छे से, ये बात हम लोगों ने लाइव क्लास में की थी। तो ये आपका स्केलर पोटेंशियल है, और स्केलर एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर पोटेंशियल, दैट मीन्स अगर किसी फील्ड का अगर स्केलर पोटेंशियल फील्ड है तो उसका कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स आपने ये भी प्रूव किया था कि डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर किसी फील्ड का स्केलर फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका कर्ल भी जीरो होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर बात करें मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिज्म में ये आपको अगर कन्वर्ज की बात करें, थोड़ा सा इस रिलेशन को देखें, डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, एम्पियर्स लॉ आपका था ये। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो था, और यहाँ पर आप देखिए कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये आपका नॉन जीरो वैल्यू है। तो अगर इसका हम लोग कन्वर्स लेने की कोशिश करें, दैट मीन्स जो यहाँ पर आपने देखा कि स्केलर फील्ड की वजह से यहाँ पर कर्ल जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर तो स्केल आपकी फील्ड क्या है, नॉन जीरो, कर्ल नॉन जीरो दे रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो एक वेक्टर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल जो आएगा वो स्केलर ना होके क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया आपका वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखेंगे, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। और वेक्टर पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइंड होता है, इस तरीके से कि उसका अगर हम कर्ल निकालें तो हमें बी मिलेगा। यानी अगर किसी पॉइंट पर हमें ए पता लग जाए तो हम उसका क्या कर लें, उस वैल्यू का कर्ल निकाल लें तो हमें बी मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको फाई मिल जाए, दैट मीन्स स्केलर पोटेंशियल मिल जाए, तो उसका आप डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो ग्रेडियंट में माइनस मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे कर्ल में रिलेशन है। तो ये रही बात आपकी वेक्टर पोटेंशियल क्या है। अब जो हमें जानना है वो जानना है कि वेक्टर पोटेंशियल, इसको आप नोट करके लिखेंगे, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। हाँ, सर्कुलर लूप। तो किसी लूप के कारण आपको वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बायो-सावर्ट का नियम। तो कैसे करेंगे बच्चे, अब हमें पता है कि बायो-सावर्ट लॉ के नियम से, मतलब इस लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
dl क्रॉस ऑफ r, और ये नीचे आपका मॉड ऑफ r क्यूब होता है। या चाहे तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ r स्क्वायर। आप चाहें किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पर। चेंजेस क्या करेंगे, जैसे हम अगर मान लीजिए ये निकालें कर्ल ऑफ 1/r, तो हमें ये मिलने वाला है माइनस r कैप अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये होने वाला है आपका, ये आपका स्क्वायर होगा, एग्जैक्टली यही वैल्यू होनी चाहिए जो आपके यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो यही मिलेगा। तो आप इसको, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो आपको ये क्या देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, माइनस रहेगा यहाँ पे क्योंकि हम ये माइनस इधर से इधर कर देंगे, तो ये क्या देगा आपको, dl, यहाँ आपके पास रहेगा dl, ब्रैकेट में आप लिखिएगा डेल क्रॉस 1/r। हालांकि ये इसे डॉट लिखना, ये डॉट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ठीक है, ये डॉट है। अब देखिए dl को हम अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, dl को अंदर ले जाएंगे, और ये आपका जो क्रॉस है, इस जो डेल है आपका, इसको हम लोग बाहर की तरफ ले आएंगे। तो जब dl अंदर जाएगा और डेल बाहर आएगा, तो आपने पढ़ा होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो क्या होगा, माइनस साइन कैरी होगा। तो ये क्रॉस की वजह से dl आपका इधर की तरफ है और आपका डेल यहाँ पर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपका। हाँ, यहाँ पर डॉट याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये डेल क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, और क्या करेगा, माइनस साइन जो यहाँ पर है उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये एक माइनस कैरी करेगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाने वाली है, ये आपकी हो जाने वाली है म्यू नॉट आई। अच्छा, इस डेल को मैं पूरा बाहर ले लेता हूं, कारण ये कि ये सब सारे कांस्टेंट है, तो इनको क्रॉस कराने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्रॉस कराने में किसके दिक्कत साथ में है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, dl अपॉन r, ये क्रॉस में, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था जो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल को कनेक्ट करता था। वो अगर ध्यान से देखें तो B इज इक्वल टू क्या था, आपका था डेल क्रॉस ऑफ A, है ना। तो अगर आप देखें, आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखी है, और उसमें आपने ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपने ये क्या किया है, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया है। तो दैट इज वाई ये ध्यान से देखें, ये और ये A दोनों क्या है, सेम पोजीशन में है ना। यहाँ पे डेल क्रॉस है, यहाँ पे डेल क्रॉस, तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, dA, दैट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। हमें क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा, dl, ये रहेगा dl r, जहां आपका dl तो वेक्टर है और r आपका मॉडुलस है, ठीक है, ये आपका मॉडुलस है। तो ये आपकी किसी स्मॉल करंट कैरिंग सिस्टम की वजह से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपको क्या मिलेगा, आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, डी एल, और नीचे मॉड ऑफ आर, ये बचेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, किसी लूप के कारण मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये कई बार आपसे गेट के क्वेश्चन में, नेट के क्वेश्चन में, यानी CSIR नेट के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। IIT जैम में भी इसके क्वेश्चंस इस पर आधारित होते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर, ठीक है। आपको ये दे देगा और कह देगा कि ए कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करिए, ए आपके पास ए दे देगा और कह देगा कि बी कैलकुलेट करिए। तो क्या कर लीजिए, इस बीच का कर्ल निकाल लीजिए। तो कर्ल निकालेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। अब हमको आगे चलना है, और अक्सर पूछता है एक एक्सप्रेशन, उसको हम लोग करेंगे, बड़े सिंसियरली करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। डेरिवेशन थोड़ा लंबा है और इसमें स्टेप्स जो हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो चलिए करते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि हमें क्या करना है, किसी स्मॉल सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन हमें उसमें हेल्प लेनी होगी किसकी, वेक्टर पोटेंशियल। यानी पहले हमें वेक्टर पोटेंशियल दिया रहेगा, और वेक्टर पोटेंशियल से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड
किसी सर्कुलर लूप के कारण, और उसमें हम लोग m को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारा जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओके, तो यहां सर्कुलर लूप में अब हमें क्या करना है, सर्कुलर लूप की वजह से जो हमने सर्कुलर लूप सब एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था मैंने यहां मिटा दिया, देख लीजिए फिर से कंफ्यूजन हो तो। ये आपकी कोई डीएल है जिसकी क्या है पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए इसकी पोजीशन वेक्टर r1 है और पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर r है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का ये आपका ये एलिमेंट और P के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, r माइनस r1, जिसे r डैश सपोज किया। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखें, जबकि करंट हमारी जो लूप में है वो I है। तो ये सारी बातें अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एक रिटन नोट्स, वेल रिटन नोट्स मिलने वाला है, बस आपको यहाँ पे समझना है और कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो अगर करंट सर्कुलर लूप में I है तो ये पॉइंट P पर क्या वेक्टर पोटेंशियल होने वाला है, वो होने वाला है A म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन L, और यहाँ पे लगाएंगे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हमें पूरे सर्कुलर लूप में करना है dl, और ये आपकी पोजीशन वेक्टर r डैश सॉरी। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये लाइन इंटीग्रेशन है, हम इसको क्या कर लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कौन कन्वर्ट करता है, स्टोक्स थ्योरम कन्वर्ट करता है। तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हमें क्या मिलने वाला है, A एट r इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। आप स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक हम लोग क्या लेते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और जिस क्वांटिटी का हमें क्या करना होता है, जिस क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास A डॉट dl है, इसको हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे करेंगे, ये लेंगे इसका जो भी आपको दिया गया वेक्टर, उसका हम लोग क्या कर लेंगे, A डॉट n कैप ds करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपके पास जो वेक्टर है वो ये dl है, यहाँ पर A जो है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ r है। तो मॉड ऑफ r को हमें रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा वेक्टर बनाने के लिए हमें उसका डाइवर्जेंस फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस फॉर्म ले लेते हैं। कैसे लेंगे, ये आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस, आई एम सॉरी, ग्रेडियंट लेंगे। ग्रेडियंट अलग अलग नाम होता है इसका, तो इसलिए कंफ्यूज ना रहे, यहाँ पे ग्रेडियंट बोला जाएगा। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया। ओके, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये वेक्टर बन गया, ये आपका क्या बन गया, वेक्टर बन गया, और यहां पर आपका ये ds, इसे इक्वेशन कर दीजिए 1, यहां पे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लाइन आई थिंक आपको समझ में आया। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपकी आती है, ये डैश है, तो ये आ जाएगी r डैश कैप अपॉन r डैश मॉड ऑफ स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू ये आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये प्लेस कर देंगे। तो अगेन हम लोग इस इक्वेशन की वैल्यू क्या करेंगे, 1 में रखेंगे। ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, वहां आप इसे प्रूव करते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूं। तो हमारा जो A अब मॉडिफाई हो जाएगा, A मॉडिफाई होगा कैसे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन L, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होने वाला है। n तो आपका रहेगा ही रहेगा, n क्रॉस, और ये आपका r यूनिट वेक्टर डैश में, और ये आपका r डैश का स्क्वायर, और बाहर आपका ds एज इट इज पड़ा रहेगा। अब हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक लगा रहे हैं कि हमारा जो लूप है वो बहुत स्मॉल है और जो पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो r डैश के कंपैरिजन में जो हमारा r है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे,
कन्वर्ट क्या करेंगे कि आर डैश का जो आपका ये यूनिट वेक्टर आया है, ये वाला टर्म आर डैश अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर, इसको हम लोग आर के टर्म में लिख देंगे और आर लिखेंगे यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर का स्क्वायर। इस टर्म को हम लोग इसमें क्या कर देने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। तो चलिए मॉडिफाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन एल एन कैप, यहां पे आर मॉड ऑफ आर स्क्वायर और ये आपका ds। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग I को अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चूंकि I कांस्टेंट है, करंट इन द लूप ये कांस्टेंट है, तो ये आपका कहीं भी इंटीग्रेशन से बाहर अंदर जा सकता है। हाँ, अब कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब ध्यान देने वाली बात है, R और N की पोजीशन हम फ्लिप कर रहे हैं। उससे होगा क्या, क्योंकि हमारा I है यहाँ पर और N भी है और ds है, अगर इनको एक साथ ले लिया जाए तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का टर्म देने लगेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं, I को अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इस R कैप और ये मॉड ऑफ आर स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, किससे, ब्रैकेट से। उससे होगा क्या कि आपका जो ये I और N का जो मतलब साथ है वो साथ साथ आ जाएगा और बनेगा क्या, I है ना, यहाँ पे N कैप इसके साथ आ गया, ds आ गया, है ना। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यूज को क्या किया है, आगे पीछे किया हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पर माइनस क्या होगा, कैरी होगा। और ये क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ आप सही है। अब ये आपका टर्म ऑलरेडी डिफाइंड है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका है m मैग्नेटिक मोमेंट, ये इंटीग्रेशन I n कैप ds आपका है मैग्नेटिक मोमेंट m। तो ये आपका जो अब एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r कैप अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा m। याद रखिएगा ये पूरा इंटीग्रेशन सहित। अब हम जरा आर कैप को कैसे लिख सकते हैं, आर कैप कैसे डिफाइन किया जाता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, मतलब वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका ये आर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो अगली लाइन में इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आपका हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यूब और ये आपका m। तो r क्रॉस m को हम लोग क्या कर लें, माइनस साइंस का यूज करके m क्रॉस r कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इंटू m क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। ये आपकी क्या आ गई, मैग्नेटिक पोटेंशियल आ गई, क्या आ गई, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा, और कई जगह पूछा जाता है, इसलिए और भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ए एट आर, दैट मीन्स आर पोजीशन पे हमारा ये मैग्नेटिक पोटेंशियल आ गया, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। अब अगर ए आ गया तो हम ए का हेल्प लेके क्या करेंगे, बी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हमारे पास एक रिलेशन है बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ ए। तो हेडिंग यहीं पर सब हेडिंग कर लीजिए, इसी में एक छोटी सी हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। लेकिन किस केस में, सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के केस में, ठीक है। तो हमारे पास ए है, ये ऑलरेडी है, तो आप एक बार ए को एक बार ऐसे लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा सिंस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ ए। तो b इज इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ ए होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो क्या आने वाला है आपके पास, आपके पास ये आने वाला है, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू रखने वाले थे, तो डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर m क्रॉस वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। तो देखिए अब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई। यहीं से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बहुत ही सिंसियरली देखने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इसमें करने में। तो इसे रिलेशन आप दे दीजिए ए। ये एक साथ ही पूछता है, आप डेरिवेशन को कंटिन्यू करके आप इसे कर सकते हैं, एग्जाम में एक साथ ही पूछता है, बट ठीक है हम लोग थोड़ा अलग अलग कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आपको वेक्टर की आइडेंटिटी लगेगी। आपने वेक्टर आइडेंटिटी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये आपकी एक वेक्टर है और इसमें एम और आर आपकी अलग अलग वेक्टर हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट का जैसे एक तरीके से आपको क्या लगेगा, वेक्टर आइडेंटिटी लगेगी। वो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है जरा ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू ए डेल बी, ऐसे रहेगा। फिर हमारा दूसरा टर्म जो रहेगा, मुझे अक्सर भूल जाता है इस वजह से मैं कॉपी में देख के लिखूंगा। ये आपका दूसरा टर्म होगा इसमें, जिसमें तो नेक्स्ट वाला बच्चे यहाँ पर क्या होगा, वो होगा माइनस ए डेल बी, और इसके बाद वाला जो होगा वो वो होगा बी डेल ए। ये ए है आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये आइडेंटिटी है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको आनी चाहिए। मुझे बार बार भूल जाता है, बट ठीक है। ये थोड़ा सा लास्ट वाला टर्म जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, नहीं तो आपको एग्जैक्टली सेम लिखेगा, ऐसे ऐसे। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम लोग a इज इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करें। देखिए यहाँ पे डेल की जगह डेल है, m की जगह a है, b की जगह ये पूरा आपका, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये पूरा है, ठीक है। करते हैं चलिए कुछ। तो a इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं, वेक्टर m, और b इज इक्वल टू हमारा जो है वो है हमारा r क्यूब, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। तो रख के एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को ध्यान से रखिएगा। तो रिप्लेस कर दें, इसमें रिप्लेस करें, देखिए क्या मिलने वाला है। a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, अच्छा। और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम लोग इसको लिखेंगे, तो डेल डॉट r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। चलिए फिर b की जगह क्या आने वाला है, r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब, ये आपका r रहेगा, और इसी ब्रैकेट में आपका डेल भी रहेगा, और डेल के बाद आपका m रहेगा, ठीक, m। फिर माइनस a की जगह m, b की जगह फिर d आपका आ जाएगा, और ये r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म आपका क्या मिलेगा, b आपका क्या है भाई, r वेक्टर में, और नीचे आपका मॉड ऑफ r क्यूब, और डेल, और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर m है, ठीक है। तो ये आपकी सारी वैल्यूज हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। m हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि m आपका क्या था, m आपका किसी लूप के लिए आपने अभी निकाला था i डैट n कैप ds, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट में लूप कांस्टेंट, और n कैप dx जो है वो क्या है, एरिया ऑफ द लूप है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया। तो अगर एक बार आपने लूप डिसाइड कर दिया, लूप फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। दैट इज वाई आपका डेल m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो आपका ये डेल m 0 होगा, दूसरा आपको एक और वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी, वो क्या मिलेगी, डेल डॉट r क्यूब अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब आपको मिल जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर आपके पास बच्चे सिर्फ ये ध्यान से, हाँ यही गड़बड़ हो रही थी, ये आइडेंटिटी अब सही है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जो ये लास्ट इक्वेशन है उसमें आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक कोई आइडेंटिटी आपकी यहाँ गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ शायद ये हो रही है, ये सही थी। तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, जिसमें आप ऐसे लिखेंगे m डॉट डेल, ये ठीक है। तो आपकी ये आइडेंटिटी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी,
है ना। उसके बाद आपके पास ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ आपके ये पास ये टर्म बचेगा, बाकी आपके टर्म क्या हो जाने वाले हैं, 0 हो जाने वाले हैं। तो अब देखिए फिर से इसको अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल क्रॉस m क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब इज इक्वल टू बचेगा m, ब्रैकेट में हमारा डेल बचेगा माइनस m डेल, और फिर यहाँ पर आपका r अपॉन r क्यूब बचेगा। तो इक्वेशन ए जो था हम उसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ए में चलते हैं, पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, b एट r इज इक्वल टू, ये माइनस है, उसमें माइनस ऑलरेडी नहीं था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके बाद ये टर्म था तो ये टर्म की जगह हम लोग पूरा पूरा क्या लिखने वाले हैं, m डॉट डेल r क्यूब अपॉन मॉड ऑफ r, ये आपका r अपॉन r क्यूब, ये इक्वेशन आपका बी हो जाएगा। ओके, यहां पर अब हम लोग एक आइडेंटिटी और यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी जरा ध्यान से देखिए, मैं इसके अपने बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो समय बचाने के लिए हमने यहां पर आपके सामने देखिए आइडेंटिटी लिखी, डेल डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में आपका फिर होगा क्रॉस कर्ल ऑफ बी, फिर प्लस, फिर बी, फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट और किसके साथ, कर्ल ऑफ ए के साथ, फिर आपके पास प्लस टर्म रहेगा बी डॉट आपके पास डेल ए रहेगा प्लस ए डेल बी रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए में आपका यहाँ पर एम है, कहाँ गया टर्म हमारे पास, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम पहले क्या करें, ए की जगह एम रख दें और बी की जगह आपका आर अपॉन आर क्यूब रख दें। तो डेल ए की जगह एम और बी की जगह आर अपॉन आर क्यूब ये रखेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करते हैं, ए की जगह हमें क्या रखना है, एम क्रॉस बी की जगह डेल तो एज इट इज रहेगा, और क्रॉस बी आर अपॉन आर क्यूब प्लस बी की जगह हमें क्या रखना है, आर अपॉन आर क्यूब रखना है, क्रॉस डेल क्रॉस ऑफ एम, ये वैल्यू रखनी है। फिर यहां पर आइए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, b यानी r अपॉन आर क्यूब, और ये आपका डाइवर्जेंस मतलब ये आपका डेल रहेगा, डेल के बाद a की वैल्यू क्या है हमारे पास, m है, प्लस यहां पर क्या बचेगा आपके पास, a यानी m, और फिर आपके पास क्या है, डेल यानी r अपॉन डेल एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू क्या है, आर क्यूब अपॉन आर, सॉरी आर अपॉन आर क्यूब। इसको आप ध्यान से केयरफुली वैल्यू रखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं। यहाँ पे आर अपॉन आर क्यूब लिखा है, सिर्फ क्या किया गया, इस आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू रखी गई है। चूंकि बोर्ड छोटा है इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट आप आइडेंटिटी लिखिए, ए को एम से, बी को आर अपॉन आर क्यूब से रिप्लेस कर दीजिए एज इट इज, जैसा कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दी है। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि डेल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आपको वैल्यू 0 देता है, ये टर्म आपका 0 होगा, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद डेल क्रॉस एफ एम कॉन्स्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 0 दे देगा, बचेगा सिर्फ आपका ये। तो अगली लाइन में हमारे पास क्या बचेगा, जरा उसको देखते हैं। कि डेल डॉट एम आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, सिर्फ ये बचेगा m डेल r अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, बचने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग जाके क्या कहाँ रखेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों ने a बनाया था, सॉरी b बनाया था, उसमें हम ले जाके इसको पुट करेंगे। तो पहले मैं इसको हटाता हूं। तो चलिए देखिए, आपके पास ये रिजल्ट आया था, ये इक्वेशन b जो हम लोगों ने लास्ट में बनाया था। तो इक्वेशन b हमारे पास क्या था, b एट r इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन 4 पाई m डेल r अपॉन आर क्यूब। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट है उसका राइट साइड देखिए, ये एक्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, डेल, और ये आपका आ जाएगा एम आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, m अपॉन आर क्यूब को एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आप एक अलग वेक्टर हो जाएगा और एक अलग वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, ऐसे बाहर ले रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर m अपॉन आर क्यूब इंटू ये
इस तरीके से। इसे वेक्टर ले लीजिए फर्स्ट, इसे लीजिए सेकंड, इसके बाहर आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और डिफरेंशिएट होके क्या देगा जरा देखते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पर जब ऑपरेट कराएंगे तो क्या होने वाला है, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने का कुछ तरीका ये है कि हम 1/r³ अलग ले लेंगे और m.r को अलग कर लेंगे। दोनों को हम लोग क्या बना लेंगे, ये हमारा चूंकि क्या है, ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट को क्या चाहिए, स्केलर फंक्शन चाहिए, तो इसलिए 1/r³ स्केलर है, m.r स्केलर हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ये सेकंड होगा। तो ऐसे में अगर आप इसे ऑपरेट कराएंगे तो μ0/4π फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व होगा ये, तो आप इसका फर्स्ट अज्यूम किए हैं तो 1/r³ इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स m.r प्लस m.r इस बार कांस्टेंट एज्यूम होगा, और डिफरेंशिएट कौन होगा आपका 1/r³, ये इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा, माइनस आपके साथ यहां पर बना हुआ है। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस μ0/4π। ओके, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे r आपका डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये एक पोजीशन का डिफरेंशियल ऑपरेटर है और m आपका कांस्टेंट भी है, दैट इज वाई यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, m मिलेगा, 1/r³ इंटू m प्लस m.r यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब 1/r³ का क्या किया जाए, ये आपका मॉड ऑफ 1/r³ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगा आपको -3r³। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, r³ कॉमन ले लीजिए, r³ देखिए यहाँ पर भी है, r⁵ है, तो क्यूब कॉमन ले लीजिए, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो क्या होने वाला है, μ0/4π होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आपका माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस आगे हो जाएगा, m r आपका ये वेक्टर में रहेगा ब्रैकेट में, और ये आपका 3, और ये आपका r/r mod ऑफ r² माइनस m, ये आपका b हो गया एट r, जिसको आपने क्या किया, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के थ्रू कैलकुलेट किया, जिसमें आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का टर्म है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका डिराइव हुआ, ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप इसको क्या करें, अच्छे से ध्यान में रखें, थोड़ा आइडेंटिटीज वगैरह ध्यान से लगाइएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा आता है, जब आप क्या कर सकते हैं, जब आप क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर भी ये आता है। वहां पे क्या फॉर्मूला आता है, E = आता है 1/4πε0, और r³ यहाँ नहीं लिखे, क्या r³ कॉमन था तो यहाँ होना चाहिए था, r³ यहाँ पे क्या होगा 1/r³, उस यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, वहां पर क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 3p.r डॉट, यहाँ पर भी r, नीचे आपका r² माइनस p। तो यहाँ सर फर्क क्या है, एक कांस्टेंट का फर्क है, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कांस्टेंट लगेंगे, यहाँ पर 1/r³, यहाँ पर 3, ये आपके क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ समाप्त। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको करके अपने कॉपी में ध्यान से पढ़ें, फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से जरूर सॉल्व किए जाएगी, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस का भी वेलकम है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे और हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी तरीके से और मज़ेदार वीडियो आपके सामने लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।